शरद पीएससी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको इस पूरे सेशन के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए शरद पीएससी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, शरद पीएससी इंस्टीट्यूट की इस पेशकश में 2011 की जनगणना के इस पूरे एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ताकि इस जरूरी टॉपिक पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर ये जनगणना है क्या और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब आप एग्जाम्स में एनालिटिकल सवालों के जवाब देते हैं। अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये हमें भारत में जनगणना के पूरे सफर को दिखाती है, लॉर्ड मेयो के टाइम से लेकर 2011 तक। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो तारीखें हैं ना, ये प्रीलिम्स में अक्सर सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब जाहिर है, इतने बड़े देश में जनगणना करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसीलिए 2011 में एक बहुत ही सिस्टमैटिक 2 स्टेप प्रोसेस अपनाया गया। पहले स्टेप में सभी घरों की लिस्टिंग हुई और फिर दूसरे स्टेप में लोगों की गिनती। इस मेथड से ये पक्का किया गया कि जो डेटा मिले वो पूरा भी हो और एकदम सटीक भी हो। चलिए, अब आते हैं उन बड़े बड़े नंबर्स पर जो 2011 में भारत की कहानी बताते हैं। शरद पीएससी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए सबसे जरूरी राष्ट्रीय डेटा को यहीं पर तैयार किया है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा 121 करोड़। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके बहुत गहरे मायने हैं हमारी पॉलिसी, इकोनॉमी और हमारे भविष्य के लिए। और ये चार्ट देखिए, ये बहुत साफ साफ दिखाता है कि भले ही शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की आत्मा अब भी गांवों में ही बसती है। साथ ही पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व में जो ये उछाल आया है, वो बताता है कि हमारे संसाधनों पर दबाव कितना बढ़ रहा है। तो देखिए, नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो हमें समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब हम कुछ ऐसे ही सोशल इंडिकेटर्स को एनालाइज करेंगे जो मेंस के एग्जाम के लिए एक पसंदीदा टॉपिक है। तो यहाँ पर ना 2 बहुत ज़रूरी ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है, जो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ पुरुषों और महिलाओं की लिटरेसी यानी साक्षरता दर में जो गैप है वो अब भी बना हुआ है, और यही गैप हमें सामाजिक विकास की असली तस्वीर दिखाता है। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। मतलब हमारी आबादी में कौन कौन है। इसी को समझकर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। अब ये जो क्लासिक मॉडल शरद पीएससी इंस्टीट्यूट के नोट से लिया गया है, ये हमें बताता है कि भारत कहाँ खड़ा है। हम तीसरे स्टेज में हैं, जहाँ बर्थ रेट कम हो रहा है और डेथ रेट पहले से ही कम है। मतलब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ अब मॉडरेट है, जो कि एक डेवलपिंग देश के लिए बहुत ज़रूरी फेज होता है। और यहीं से एक बहुत ही ज़बरदस्त बात निकल कर आती है। हमारी 63% से ज़्यादा आबादी वर्किंग एज ग्रुप में है। इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये एक सुनहरा मौका है हमारे इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये मौका तभी काम आएगा जब हम इस युवा शक्ति को सही स्किल्स और नौकरियां दे पाएंगे। अब ये चार्ट एक बहुत ही ज़रूरी इकोनॉमिक रियलिटी हमारे सामने रखता है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी नॉन वर्कर है, और जो लोग काम कर भी रहे हैं उनमें ज़्यादातर मेन वर्कर्स हैं, लेकिन मार्जिनल वर्कर्स की संख्या भी कम नहीं है। तो अब खास तौर पर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शरद पीएससी इंस्टीट्यूट का ये स्पेशल सेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम मध्य प्रदेश पर फोकस करेंगे और साथ ही कुछ नेशनल इश्यूज का भी गहरा एनालिसिस करेंगे। ये है मध्य प्रदेश के वो की फिगर्स जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिए, वो है राज्य की आदिवासी आबादी का प्रतिशत, जो कि 21.1% है। ये राज्य की एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और सच कहूँ तो चिंताजनक बात सामने आती है। जहाँ ओवरऑल सेक्स रेशियो सुधरा, वहीं 0 से 6 साल के बच्चों का सेक्स रेशियो मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो गिरकर 919 पर आ गया। और ये डायग्राम हमें इसके पीछे के गहरे सामाजिक कारण बताता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू। एक तरफ ये मौका है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चुनौती भी। तो ठीक है, हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का और ये चेक करने का कि हमें कितना याद रहा। शरद पीएससी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार किए हैं।
ये टेबल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2001 से 2011 के बीच इन तीनों ही जरूरी पैमानों पर एक पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। अच्छा, ये जो कोट है ना, इसे कहीं नोट कर लीजिए, आपके निबंध के लिए ये बहुत काम आएगा। ये बिल्कुल सटीक बात कहता है। अब चलिए अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, भारत में पहली नियमित यानी रेगुलर जनगणना कब हुई थी? इसका सही जवाब है बी, 1881। याद रखिएगा, पहली जनगणना तो 1872 में हुई थी, लेकिन रेगुलर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई। दूसरा सवाल, 2001 से 2011 के बीच हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी? सही जवाब है बी, 17.7%। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। तीसरा सवाल, भारत की कितनी आबादी शहरों में रहती है? सही जवाब है बी, लगभग 31.2%। चौथा सवाल, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की थी? सही जवाब है डी, बिहार। और आखिरी सवाल, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या जुड़ा है? सही जवाब है सी, क्योंकि बड़ी युवा आबादी तभी फायदेमंद है जब उनके पास स्किल्स और जॉब्स हों। बहुत अच्छा। तो ये थी 2011 की जनगणना की कहानी, एक ऐसा स्नैपशॉट जो हमें बताता है कि भारत उस वक्त कहाँ था। अब सवाल ये है कि अगली जनगणना भारत की कहानी को कैसे बदलेगी। शरद पीएससी इंस्टीट्यूट के साथ सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब